हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश बाय एम एस सिंह। और आज हम आपको प्रोनाउन का ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। और इससे पहले हम प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो आपको काफ़ी दिन पहले दे चुके हैं। और सॉरी, हम थोड़ा सा प्रोनाउन का दूसरा पार्ट लाने में थोड़ा सा देर कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा हम इंटर टॉपिक जो है कवर करने लगे थे। और आज हम देखते हैं कि प्रोनाउन का दूसरा जो वीडियो है उसमें क्या देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रोनाउन का जो पहला वीडियो है उस पर हमने प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, और उस पर हमने एक प्रोनाउन का एक विशेष प्रकार से एक चार्ट बनाकर हमने बहुत डिटेल में समझाया है। उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन को बहुत डिटेल में समझाया है। पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाइए और पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम उस अगले पार्ट को, जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं उसके अगले भाग को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहली बात तो प्रोनाउन क्या होता है यही जान लेते हैं। प्रोनाउन क्या है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। ओके, नाउन क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर बार बार वाक्य में अगर नाउन प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो सेंटेंस का जो है अट्रैक्टिव लगना जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नाउन को बार बार दोहराने से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। प्रोनाउन का काम यही है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला। अब नाउन जो है वो अपने स्थान पर और वो दिखता ही है कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है, और जिस प्रकार का वो कार्य कर रहा होता है उसी प्रकार से हमारे नाउन रूप ले लेते हैं। मतलब कभी सब्जेक्ट के तौर पर होते हैं तो कभी वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होते हैं। तो नाउन क्या है, कार्य को आधार पर पहचाना जाता है, और प्रोनाउन जो है उसी कार्यों के आधार पर, जैसा नाउन कार्य कर रहा होता है उसी के आधार पर उन्होंने अपना रूप ले लिया। इसी प्रकार से नाउन जो होते हैं टोटल हमारे 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम 3 प्रकार आपको पहले ही बता चुके हैं और उसके बाद के प्रकार हम बता रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है यह एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होता है। ओके, तो जैसे कि हमारा व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, एट्सेट्रा। और ये जो वर्ड हैं इनका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो का अच्छे से प्रारंभ होता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे होते हैं। जैसे व्हाट क्या, हु मीन्स कौन, विच मीन्स किसे, हु मीन्स किसे किसे, हुज मीन्स किसका, और एट्सेट्रा, मतलब और भी वर्ड होते हैं। तो ये सारे वर्ड हमारे प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। यहाँ पर व्हाट जो है प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। ये जो यहाँ पर व्हाट है, व्हाट ने प्रश्न पूछने का कार्य किया। हु इज इन द क्लास, कमरे में कौन था। यहाँ पर हु जो है प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। हुज कैप इज दिस, यह है किसकी कैप है। यहाँ पर हुज भी प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा, मतलब कैप का संबंध किस व्यक्ति से है, किससे है। यहाँ पर हुज कभी भी आता है तो हुज के बाद नाउन अवश्य आता है उससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर कैप किससे रिलेटेड है, ये एक पॉसेसिव के तौर पर यूज हुआ है। कैप किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। और whom do you want to see, तुम किसे देखना चाहते हो। यहाँ पर whom जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, और ये whom जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर कार्य कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा यू है, और ये ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारे द्वारा किसे देखने का कार्य संपन्न हो रहा है। तो यहाँ पर किसे, यही ऑब्जेक्ट ही नहीं पता है। यहाँ पर अधिकार पॉसेसिव के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है। हु यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, और ये जो है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ओके, जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन टोटल हमारे रिलेटिव प्रोनाउन 8 ही होते हैं। ओके, जो आपके सामने हैं, जैसे कि, और वो सारे के सारे, जैसे कि अब हमारे व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, और वो सारे के सारे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सारे के सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, और ये हमारे रिलेटिव
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। बस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वो हमारे प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे थे और रिलेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछने का कार्य न करके ये संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। बट इसके बजाय हमारे 3 और हैं, दैट, एज और बट, और इनका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो जा अक्षर से प्रारंभ होता है। ओके, जैसा कि हमारा जो यहाँ पर व्हाट था, व्हाट मीन्स क्या था, लेकिन यहाँ पर व्हाट मीन्स जो होगा। जैसे कि हमारा हु मीन्स यहाँ पर कौन था, लेकिन यहाँ पर भी हु व्यक्ति के लिए होगा और जो। जैसे कि यहाँ पर विच मीन्स जो, विच मीन्स किसे, और यहाँ पर विच मीन्स जो निर्जीव वस्तु के लिए या जानवरों के लिए। और हुज मीन्स यहाँ पर जिसका, यहाँ पर जैसे कि किसका या किसकी। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो जात से प्रारंभ होते हैं और ये टोटल हमारे 8 ही होते हैं। ये तो हमारे और भी सारे होते हैं, जैसे कि हमने इसीलिए एटसेट्रा लगा रखा है। ये और भी वर्ड होते हैं, जैसे हाउ हो गया, हाउ मनी हो गया, हाउ मच हो गया। बट रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे केवल 8 होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन हमने बोला ना कि रिलेटिव प्रोनाउन संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। ये किसी न किसी सेंटेंस में आए हुए नाउन को दूसरे सेंटेंस के वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम जब जोड़ने का कार्य करता है, संबंध दर्शाने का कार्य करता है, तो जिस नाउन के लिए वो प्रयोग होता है उस नाउन के तुरंत बाद हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब जैसे हमारा ये सेंटेंस है, इसमें हमारा 2 सेंटेंस है, एक हमारा ये सेंटेंस है, एक हमारा ये सेंटेंस है। अब हम यूज करेंगे तो हम इसे इस प्रकार से करेंगे, अ बुक दैट इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन। ओके, जैसे कि हमारा हमने अ बुक के बाद हमने अब बुक के बाद हमने दैट लगाया और फिर हमने इस सेंटेंस को लिखा और लास्ट में हमने इट हटा दिया। हमने ये दैट यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो है बुक के लिए ही यूज हुआ है। तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन को उसी नाउन के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है जिससे वह संबंध को दर्शा रहा होता है। जैसे कि दैट जो है वो बुक के लिए आया था, हमने इसीलिए बुक के ठीक बाद हमने इसके यूज कर दिया। जैसे कि अब हम ये इस सेंटेंस को करेंगे तो ये हमारा होगा, आई हैड अ सन हु वाज वेरी क्लेवर। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर ही हटा दिया और यहाँ पर हमने इट हटाया था। यहाँ पर हम ये क्योंकि वर्ड हमारे अब दोनों सेंटेंस हमारे जुड़ गए हैं और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन उस इनकी जगह पर ले लिया है, तो इसीलिए हमने अब इन्हें हटा दिया है। यहाँ पर ये सन के लिए था, इसीलिए हमने सन के तुरंत बाद हमने हु का यूज किया है। ये कह रहा आई हैड अ सन, मेरे पास एक बेटा था, मेरा एक बेटा था, हु वाज वेरी क्लेवर, वो जो बहुत चालाक था। और यहाँ पर अ बुक, एक बुक मतलब एक बुक जो टेबल पर पड़ी हुई है, इज माइन, मेरी है। मतलब बुक टेबल में जो पड़ी हुई है वह मेरी है। तो यहाँ पर ये जो दैट है और यहाँ पर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं इन, और अपने से पहले आए हुए नाउन से ये संबंध को दर्शा रहे हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन आई होप समझ में आया है। तो आइए आगे चलते हैं और इसके बाद भी देख लेते हैं इसके बाद के जो भी टाइप्स हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसके बाद हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारे केवल 4 वर्ड ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जिसमें से दिस और दीज वो पास के लिए प्रयोग किए जाते हैं और दैट और दोज वो हमारे दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई वस्तु एक है और वो हमारे पास है, जैसे कि मार्कर है वो हमारे एक है और वो हमारे पास है, तो हम दिस का यूज करेंगे। दिस मीन्स होता है यह है और दैट मीन्स होता है वह है। दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। तो हम दिस मीन्स ये, अगर कोई वस्तु हमारी पास तो है लेकिन एक ना होकर के बहुत सारी हैं, तब हम उसके लिए दीज का यूज करेंगे। दीज मीन्स ये। फार क्या है, दैट। अगर कोई वस्तु एक है लेकिन वो हमारी दूर है, यही मार्कर हमारा एक है लेकिन अगर ये हमारा दूर होता तब हम इसे कहते हैं वह है। दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है। और यदि हमारी वस्तुएं काफ़ी
बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो दूर ही हो, तब हम दोज का यूज करेंगे। दोज मीन्स वे, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे, दिस मीन्स वह, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह है, दिस दैट दीज दोज, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। ओके, जैसे कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, घर के पास ही हम खड़े हैं और घर की ओर संकेत कर रहे हैं, तो हमने कहा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, घर हमारे नज़दीक है। हम कोई वस्तु दूर हो और हम उसे कहें कि टेक दैट, उसे लो, उसे लो, तो एक है और वो दूर है तो उसे लो। तो यहाँ पर दैट, दोज आर योर बुक्स, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, दोज आर योर बुक्स, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। पुस्तकें जो हैं बहुत सारी हैं लेकिन हमसे दूर भी हैं, हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने बोला दोज आर योर बुक्स। अगर यही बुक्स हमारे पास होती तो दीज आर योर बुक्स। जैसे कि हमारा दीज आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड जो हैं वो हमारे पास हैं लेकिन एक फ्रेंड नहीं, वो हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये हमारे मित्र हैं। अगर फ्रेंड हमारा एक होता तो दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा मित्र है। ओके, अगर फ्रेंड एक है लेकिन दूर होता तो दैट इज माई फ्रेंड। ओके, तो ये दिस दैट दी दोज आगे समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो विभाग सूचक सर्वनाम जो होते हैं। विभाग सूचक सर्वनाम मतलब बहुत से मनुष्यों या वस्तुओं में से प्रत्येक को, मतलब एक को दर्शाने का कार्य करते हैं, हर किसी को दर्शाने का कार्य करते हैं। जैसे कि ईच वर्कड हार्ड इन द एग्जाम, प्रत्येक ने परीक्षा में कठिन परिश्रम किया, प्रत्येक ने परीक्षा में कठिन परिश्रम किया। तो अब ये नहीं कहा गया कि इसने किया, इसने किया, इसने किया, वहाँ पर जितने भी थे प्रत्येक ने किया। नाइदर ऑफ यू कैन पास इन द एग्जाम्स, परीक्षा में तुम में से कोई नहीं पास हो सकता है। तो अब ये नहीं कि तुम नहीं पास हो सकते, तुम नहीं पास हो सकते, पूरी क्लास में कहा कि परीक्षा में तुम में से कोई नहीं पास हो सकता है। मान लिया कि सर बच्चे जो है बहुत सारा शोर मचा रहे हैं और थोड़ा सा टीचर जो है थोड़ा सा गुस्से में आ गए और उन्होंने कह दिया कि अरे तुम में से कोई नहीं पास हो सकता है। अगर तुम्हारे ऐसे कार्य रहे तो वही है कि तुम में से कोई परीक्षा में पास नहीं हो सकता है। ईच ऑफ यू कैन लर्न इट, तुम में से कोई भी इसे, तुम में से प्रत्येक इसे याद कर सकता है। अब ये नहीं कि तुम याद कर सकते, तुम याद कर सकते, तुम याद कर सकते हो, तुम में से प्रत्येक इसे याद कर सकता है। आइदर ऑफ द रोड्स इन हेयर, मतलब ये जो रोड है, इन रोडों में से कोई तो रोड तो होगी जो यहाँ पर, जिसका अंत यहाँ पर होता होगा। तो इन रोडों में से, इन रोड में से कोई तो ऐसी रोड होगी जिसका अंत यहाँ पर होता होगा। तो यहाँ पर हर एक प्रत्येक के लिए कहा गया है, मतलब रोड में से प्रत्येक तो यहाँ पर अंत होती होगी, यहाँ पर हर एक के लिए कहा गया है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, तो आइए, तो अब बात आती है इंडेफिनिट प्रोनाउन की। और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इसे बोलते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ओके, जहाँ पर हमें नाउन निश्चित ना हो। ओके, हमें नाउन के बारे में पता ना हो कि वो नाउन कितने हैं, कहाँ, मतलब संख्याओं में कितने हैं, तो वहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को याद करना बहुत ही आसान है। ये हमारे होते तो कई सारे हैं लेकिन याद करना बहुत ईजी है। याद करने के लिए क्या है, हमें एवरी, सम, एनी, नो के बाद हमें इन वर्डों को लगा देना है। इन प्रत्येक के बाद, जैसे एवरी है, एवरी के बाद हमें, एवरी के लास्ट में हमें इन तीनों वर्ड को लगा देना है। सम के बाद में हमें इन तीनों वर्ड को लगा देना है। एनी के बाद इसी प्रकार हमें तीनों वर्ड को लगा देना है और नो के बाद भी हमें तीनों वर्ड को लगा देना है। ओके, जैसे कि हम कहें एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इसी प्रकार से हमारा ये जिस प्रकार से अब ये हुआ, तो एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ओके, और जैसे कि यहाँ पर एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। ओके, तो ये टोटल हमारे 4 हैं और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल हमारे 12 तैयार हो जाते हैं। और भी इसके अलावा हैं, जैसे कि हमारा मैनी है, वन है। ओके,
तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को याद करना बहुत ही आसान है। हमारा जैसे हमारे एवरी, सम, एनी, नो के बाद में हमें बॉडी, थिंग और वन का यूज कर देना है। तो जैसे कि समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब ये पता नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर होता कि प्रमोद ने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब हमें पता ही नहीं है कि पर्स चुराने वाला कौन है, तो हम तो यही बोलेंगे ना, जैसे पुलिस जो है अधिकतर उसे जानकारी नहीं होती कि अपराधी कौन है, तो अज्ञात में नाम लिख देती है। तो यहाँ पर समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुराया, यहाँ पर जो समवन है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और एवरीवन हैज प्रेजेंट देयर, प्रत्येक वहाँ पर उपस्थित थे, तो यहाँ पर एवरीवन ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। मैनी डाइड ऑफ कॉलरा दिस ईयर, बहुत से लोग, बहुत से इस वर्ष कॉलरा से मर गए। तो मैनी, वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, प्रत्येक को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर वन का मतलब प्रत्येक होगा, वन का मतलब एक नहीं, क्योंकि यहाँ पर वन जो है सब्जेक्ट के तौर पर, प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, ये हमारा प्रोनाउन है। तो वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, प्रत्येक को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारा आश्चर्य सूचक सर्वनाम, ये हमारे दो होते हैं, एक तो हाउ होता है, दूसरा व्हाट होता है। व्हाट के बाद हमारा आर्टिकल वो उसके बाद वाले नाउन के आधार पर निर्भर रहता है, ए या एन लगा होता है। ओके, जैसे कि और यहाँ पर जो हाउ और व्हाट है, इन दोनों का हिंदी अर्थ जो होता है वो हमारा कितना होता है। ओके, हाउ का मतलब कैसे और व्हाट का मीन्स क्या, यहाँ पर नहीं होता, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे होता है। बट यहाँ पर ये हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हाउ और व्हाट ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएंगे और इसका हिंदी अर्थ कितना होता है। और ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं, इसीलिए इसके लास्ट में हमारे देख लीजिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। जैसे कि यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल द अयोध्या टेम्पल, मतलब अयोध्या टेम्पल कितना सुंदर है। ओके, हाउ ब्यूटीफुल द अयोध्या टेम्पल, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब, हाउ ब्यूटीफुल द अयोध्या टेम्पल, अयोध्या टेम्पल कितना सुंदर है। तो यहाँ पर ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट अ सरप्राइज, ये जो व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट आ जो है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट अ सरप्राइज, कितना आश्चर्य है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है यार। तो यहाँ पर ये हमारा कभी कभी हमारा क्या कभी अर्थ देता है, जैसे कि यहाँ पर कितना विचार है ये बोलना गलत होगा। व्हाट एन आइडिया मतलब क्या विचार है, तो यहाँ पर एक आश्चर्य के साथ कहा, इसीलिए हमारा आश्चर्य के साथ, ये पूछ नहीं रहा है, ये आश्चर्य के साथ कहा कि क्या विचार है, इसलिए हमारा ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। और ये इसकी देखिए यहाँ पर सरप्राइज था, इसलिए सरप्राइज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ए हुआ, और यहाँ पर आइडिया था इसलिए हमारा यहाँ पर एन हुआ। तो यहाँ पर हाउ और व्हाट यही हमारे दो ही हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो ठीक वही प्रोनाउन होते हैं जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले ही जितने भी शब्द होते हैं वही सारे के सारे हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन ही कहलाते हैं। जैसे कि हमारा माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, ठीक है। और इसी प्रकार से दे का देम सेल्फ्स एटसेट्रा, इसी प्रकार से ये सारे सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले शब्द ही हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वाक्य के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो ये हमारा ये लास्ट में लिखा होता। ओके, अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता ये होता आई डिड इट माई सेल्फ। लेकिन जब एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो बात पर जोर देकर कहा जाता है। ओके, तो जब बात पर जोर देकर कहा जाता है, सब्जेक्ट पर जोर देकर कहा जाता है, तब उसी सब्जेक्ट के ठीक बगल में उस वर्ड को रखते हैं। जैसे कि आई के ठीक बगल में हमने माई सेल्फ को रखा, ही के ठीक बगल में हिमसेल्फ को रखा। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे स्वयं किया।
ही हिमसेल्फ रोट दिस लेटर, उसने इस पत्र को स्वयं लिखा, खुद ही लिखा। जब हम यहाँ पर जोर देकर बात कह रहे हैं, एम्फैटिक का हिंदी अर्थ होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, बात पर जोर देकर जब कहा जाए, तो इसीलिए हम एम्फैटिक में हम इन वर्ड को पहले रखते हैं और रिफ्लेक्सिव में इन वर्ड को हम लास्ट में रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर आपका प्रोनाउन सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम आपको और भी टॉपिक पे एडजेक्टिव और एडवर्ब और भी टॉपिक पे वीडियो लाने वाले हैं, और आप वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।